खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहले कि जो आज की जो खबर है उसकी बात करें, जो लोकल खबर है उसमें ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सरकार है यहाँ पे तेलंगाना में वो घिरती हुई नज़र आ रही है। मुख्य जो यहाँ की विपक्षी पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेरती रहती है, चाहे वो यहाँ की जो कार्रवाई हो रही है हाइड्रा की वो हो, या फिर जो किसानों के लोन माफ़ी हो, या फिर और जिन वादों का उन्होंने अपने यहाँ आने के बाद जिक्र किया था कि हम सरकार में आएंगे, रेवंत रेड्डी ने उन वादों को लेकर के भी कहीं ना कहीं यहाँ के मुख्य विपक्षी पार्टी जो है बीआरएस वो हमलावर रहती है। इसी बीच एक और इसमें इजाफा हुआ है कि यहाँ की जो मिनिस्टर हैं कोंडा सुरेखा, उन्होंने केटीआर को लेकर के एक टिप्पणी करी, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस सरकार खुद में ही गिरती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच एक खबर आई है कि यहाँ के जो बीआरएस के लीडर हैं उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है और इस मानहानि के मामले में उन पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसी बीच यहाँ की जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है उसने भी कोंडा सुरेखा पर काफ़ी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा है कि राजनीति के बीच में हम लोगों को मत लेके आइए। साथ ही जो अक्किनेनी परिवार है उसने भी उन पर डिफॉर्मेशन का केस दर्ज किया है। देखिए, आपने सही कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर देखा गया कि कैसे केटीआर की तरफ से या फिर बीआरएस जो पार्टी है वो लगातार कांग्रेस पे हमलावर रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की कहीं मुश्किलें जो उनकी खुद मंत्री है कोंडा सुरेखा उन्होंने बढ़ा दी है और एक तरह से वो फिर से एक बार मौका दे दिए हैं बीआरएस को, या फिर अभी आपने जिक्र किया कि जो यहाँ की तेलुगु इंडस्ट्री है उसको हमला करने का। इन्होंने 2 अक्टूबर को एक बयान दिया था जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई थी। इन्होंने इसी के साथ केटीआर पर भी गंभीर आरोप लगाए थे डिवोर्स को लेकर, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ते गया। वही कल जाकर नामपल्ली कोर्ट में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और नामपल्ली कोर्ट ने इनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वही अगर कोंडा सुरेखा की बात करें तो इन्होंने नागार्जुन ने भी इन पे 100 करोड़ रुपए के साथ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है और इसके साथ जब ये मामला 2 अक्टूबर को उन्होंने बयानबाजी की, उसके बाद से जब मामला तूल पकड़ते गया तो कोंडा जो सुरेखा हैं उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बातों को गलत तरीके से लिया जा रहा है, अगर किसी को इस बातों से ठेस पहुंची हो, अगर कोई परेशानी हो तो मैं इससे माफ़ी मांगती हूँ। वही ये भी देखा गया कि जो एक्टर हैं उन्होंने भी बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि हमारा निजी मामला है और आप निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करें। आपका राजनीतिक मुद्दा है तो आप अलग, आपके जो राजनीतिक मुद्दे हैं उससे परे हटकर हमारे निजी मामलों में ना दिखे। लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है कोंडा सुरेखा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और कहें तो सिर्फ कोंडा सुरेखा की मुश्किलें नहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं साथ साथ कांग्रेस की भी इन्होंने मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। क्योंकि देखा गया था कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस तरह से जो कांग्रेस के अपने ही नेता थे वो लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। वो चाहे अगर विपक्षी पार्टी की बात करें तो ऐसे जब मौके मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी होती है उनको पूरे खुले तौर पे आज़ादी मिल जाती है कि वो आपके कामों को छोड़कर आपके जो अंदरूनी मामले हैं उस पर टारगेट करने को शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो कोंडा सुरेखा ने किया है इससे बीआरएस को या फिर कह लें केटीआर को एक मौका मिल गया है कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस अपने आप में खुद गिरती जा रही है, उसने हाइड्रा को लेकर के एक जो बयान दिया, हाइड्रा की जो कार्रवाई हुई उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उससे हटे हैं। उनको मतलब बहुत ही क्या बोलते गुस्सा हुए हैं वो कांग्रेस सरकार से, रेवंत रेड्डी से। लेकिन इसमें कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इस तरह की कार्रवाई से पहले आप एक वो क्या बोलते हैं एक रोड मैप तैयार कीजिए, उस पर पहले काम कीजिए, एक नक्शा बनाइए, उसके बाद उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह से नहीं कि योगी मॉडल की तरह कि योगी बुलडोज़र वाला जो इंसाफ था वो यहाँ भी आप कहीं ना कहीं बुलडोज़र लेके आप पहुँच जा रहे हैं। 2 दिन पहले नोटिस दिया जा रहा है, उसके बाद आप बुलडोज़र लेके जा रहे हैं और हाइड्रा के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें भी शायद एक यहाँ की जो पार्टियाँ हैं चाहे वो बीआरएस हो या बीजेपी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमला किया था कांग्रेस। आपने अभी जिक्र किया योगी की या फिर बुलडोजर की, कहा यही जाता है, इसके पहले भी लगातार ये बात कही गई है कि
आप में और जो दूसरी पार्टियां हैं उसमें फिर फर्क क्या रह जाएगा? अगर जो भाजपा है वही काम अगर कर रही है तो फिर कांग्रेस भी उसी काम को दोहराना शुरू कर दे तो फिर आप में और उनमें फर्क रह ही क्या जाएगा? फिर आपको लोग फिर वोट क्यों करें? आपको आपके जो पार्टी है उसको लेकर एक अलग नजरिया उनका क्यों बने? अभी आपने बुलडोजर का जिक्र किया, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो हाइड्रा का मामला सामने आया उसके बाद से यहाँ के जो लोग हैं वो दो खेमे में बट गए। एक खेमा ऐसा था जिनका ये मानना था कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से काम जो है वो सही किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी खेमा ये भी कह रहा था कि नहीं कम समय में, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से लगातार यही बात कही जा रही है कि हम पहले नोटिस दे रहे हैं उसके बाद से यहाँ पे जो हाइड्रा है वो अपना एक्शन ले रहा है, लेकिन वही जमीनी स्तर पर लोगों का ये कहना था, जो विजुअल सामने आ रहे थे कि हमें एक दिन पहले सीधा अगर बोला जा रहा है घर को खाली करो। वही अभी कुंडा सुरेखा का जो मामला है कि अगर हम ये करें कि आमतौर पर यह देखा जाता है, लोगों का ये बयान रहता है कि जो बीजेपी की तरफ से जो उनके नेता है वो लगातार विवादित बयान देते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप तैयार नहीं होता है, वो विकास के काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो ऐसी बयानबाजी करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कांग्रेस की तरफ से भी अगर ऐसे बयानबाजी शुरू हो जाए, अगर कांग्रेस के नेता भी ऐसे बयानबाजी शुरू कर दे तो फिर भाजपा और कांग्रेस में फर्क रह ही क्या जाएगा? तो आपके पास भी इसके मतलब काम करने कोई मॉडल है नहीं। आप भी चाहते हैं कुछ ऐसे बयानबाजी करें जिसको लेकर वो राज्य है या फिर नेशनल लेवल पर एक अलग पॉलिटिक्स के मामले जो है वो क्रिएट किए जाएँ और जो यहाँ के लोकल इशूज हैं उससे आप हट जाए, उससे दूर हो जाए। तो इसके पहले भी बड़े बड़े अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें या फिर लोगों की बात करें, उनका यही आरोप लगाता रहता है कि अगर बीजेपी छोड़कर कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ वो जाने का मकसद इसलिए कि वो कुछ बेहतर चाहता है। लेकिन जब आप भी लगातार वैसे बयानबाजी करते तो फिर आप में और उनमें फ़र्क है ही क्या? बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है उसको कुछ फैसले लेने चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुला करके एक डिस्कशन करना चाहिए कि भाई इस काम को करना, चाहे कि एमआईएम पार्टी हो, बीआरएस हो, बीजेपी हो, क्योंकि ऐसे काम कहीं ना कहीं जो मतलब क्या बोलते हैं जो स्टेट है इसके हर एक लीडर से आप डिस्कशन करके ऐसे काम कर सकते हैं। और इसी बीच एक खबर और आई है केरला से कि केरला की जो गवर्नमेंट है उसने कल एक बिल पारित किया। उसने उस बिल में कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। और वहीं इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को एक वो दिया गया है कि आप इस बिल की मंजूरी के लिए जो आपने वो किया था उसको आप मंजूर ना करें, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन इतना इजी नहीं जितना आपको लग रहा है। इसमें क्या कहेंगे शाहिद आप? देखिए, केरला में जब से वन नेशन वन इलेक्शन का मामला सामने आया तब से लगातार जो विपक्षी दल है वो ये भाजपा पे सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए। उसके बाद से हाल ही में तर्ज ये दी, क्योंकि अभी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव होने थे, लेकिन इन्होंने 4 राज्यों में चुनाव न कराकर सिर्फ इन्होंने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन करवाया। वही अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो इनका तर्क ये है कि एक साथ, क्योंकि हर साल हर वक्त कहीं ना कहीं किसी राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं, तो इनका ये कहना है कि सबसे पहले अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो वक्त का बचत होगा, उसके बाद से जो बजट है उस पे जो अंकुश है वो लगेंगे, फिर जो ज़्यादा खर्च आ रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन वही अगर विपक्षी दल की बात करें तो उनका ये कहना है कि जब अभी आप हाल ही में एक साथ 4 से 5 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते तो फिर आखिरकार पूरे नेशनल लेवल पे पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे करा सकते हैं? इसी के साथ अभी कर्नाटक का आपने जिक्र किया, कर्नाटक में साफ तौर पे कल ही वहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुई, वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि वहाँ के सीएम है खुद उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस लिखा है कि ये जो एक राष्ट्र और एक चुनाव की जो बातें की जा रही हैं उसको वापस लिया जाए। वही अगर हम देखें कि यहाँ पे जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है तो उस पर लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर कहीं पे गवर्नमेंट एक साथ आप सारे राज्यों में चुनाव करा देते हो, कहीं पे अगर सरकार गिर जाती है, क्योंकि अभी आपके ही कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आप किसी और के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हो, अलायंस है आपके साथ, लेकिन अगर वहाँ पे सरकार गिर जाती है तो फिर वहाँ पे आप क्या एक्शन लोगे? या अगर गवर्नमेंट बनती है 5 साल के लिए, अगर 1 से 1.5 साल में गवर्नमेंट गिर गई, इसके मतलब आप 4 साढ़े 4 साल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाओगे और नहीं लगाते हो, फिर तुरंत अगर आप इलेक्शन कराते हो तो फिर वो वन नेशन वन इलेक्शन का मामला रही कहाँ गया? तो आप आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन लाकर आप क्लियर करना क्या चाहते हो? और यही वजह है कि अलग अलग जो राज्य है जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे सारे लोग इसके खिलाफ, हम देखें अगर अलायंस की बात करें, राजद की बात करें या फिर ममता बनर्जी की बात करें, तो तमाम ऐसे पार्टियां हैं जो इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही है और इन जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसके खिलाफ वो खुले मंच पर आकर वो सामने बोल रहे हैं। बिल्कुल, इसी बीच एक खबर और आई है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें भारत 105वें नंबर पर है और 127 देशों में 105वें नंबर पर है। वहीं अगर बात करें यहाँ के और जो देश हैं उनकी, तो नेपाल 68 नंबर पर है, बांग्लादेश 84 नंबर पर है और श्रीलंका 56 नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 109 नंबर पर है, कुवैत, चाइना,
यूएई, ये सब 22वें नंबर पर हैं। लेकिन देखा जाए शायद इस वक्त जो देश के हालात हैं, जिस तरह से भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है, हंगर जो वो आई है इंडेक्स रिपोर्ट उसमें, वहीं इसमें जो है अगर देखें तो हमारे जो देश हैं पड़ोसी राज्य जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये कहीं ना कहीं हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है, ये हमसे अच्छे हैं, इसका मतलब इसीलिए हमसे आगे में अगर बात करें इससे पहले के भी, तो इससे पहले जब हुआ था 125 में भारत 111वें नंबर पर था, और वहीं 2022 में जब हुआ था तो 121 देशों में भारत 107वें नंबर पर था। इसी बीच ये भी एक चीज़ यहाँ की बड़ी अहम है कि इस वक्त देश के जो हालात हैं उसमें अगर इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब आप देखें पिछले 2-3 सालों से भारत एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश होने के बावजूद आप देखें नेपाल और जिस तरह से यहाँ का है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो हमसे आगे हैं। इसका मतलब ये कि आप सही से उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती कि उस राज्य में पॉपुलेशन क्या है और वहाँ पे कितने लोग एजुकेटेड हैं, इसी के साथ वहाँ पे कितनी ऐसी बच्चों की संख्या है जो अभी भी जो सिग्नल होते हैं वहाँ पे वो खड़े होकर लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, खाने को मोहताज हैं। आप भी मीडिया रिपोर्ट पढ़ते होंगे, उसमें जब कहीं पे गवर्नमेंट की नहीं बनती किसी की तो वहाँ पे पहले रोड मैप ये देखा जाता है कि किस जात के वोट किसको दिया गया, किस जात के वोट किसको ज़्यादा पड़े। लेकिन ये नहीं देखा जाता किसी भी, क्योंकि मुद्दा वही होता है हर इलेक्शन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कास्ट के मुद्दा होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन सब चीज़ों को देखिए तो वहाँ के जो लोकल इश्यूज होते हैं, फिर वहाँ पे जो कहा जाता है कपड़ा रोटी मकान, इन सब चीज़ों की बात नहीं की जाती। ये सिर्फ हेडलाइन बनती हैं और सुर्खियाँ बनती हैं, लेकिन असल नेता इस मामले पर बात नहीं करे। अभी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, हमने देखा कि अभी बांग्लादेश में कैसे वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद से जो बांग्लादेश है उस पे यहाँ की अगर मीडिया की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार हिंदू और मुस्लिम को जोड़कर देखने की बात की। लेकिन एक बीच रोकूंगा मैं कि सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, परिवर्तन वो कोई इलेक्शन के थ्रू नहीं हुआ है, वो एक आंदोलन हुआ है, उसमें सत्ता परिवर्तन हुआ है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थी उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे वहाँ पर भी कुछ लोगों ने चाहा कि धार्मिक मुद्दा क्रिएट करें, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि बांग्लादेश जैसा देश, कि वहाँ पे जो ये अभी ग्लोबल इंडेक्स का जो रिपोर्ट आई है कि वो 84 पे है। आप समझ सकते हैं कि भारत 127 देश में 105वें नंबर पे है। हालांकि पिछले साल की अगर बात करें जो 2023 में रिपोर्ट आई थी तो उसमें 125 देश में 111वें नंबर पे है। तो कुछ हद तक जो देश की स्थिति है वो सही हो रही है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसके बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन वहाँ पे वो इस मामले में वो 68 नंबर पे है, श्रीलंका आपको 56 नंबर पे और बांग्लादेश 184 नंबर पे। हालांकि श्रीलंका में भी इसी तरह हुआ जिस तरह बांग्लादेश में हुआ था, और अभी हाल ही में वहां पर भी इलेक्शन वगैरह हुए थे। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे चीन की बात करें, यूएई की बात करें और कुवैत समेत 22 ऐसे देश हैं जो नंबर 1 पे हैं। लेकिन भारत की बात किया जाए तो 127 देश में 105वें नंबर पे है। लेकिन हर साल ये रिपोर्ट आते हैं, पिछले 1 से 2 साल में देखा गया तो अभी जो रिपोर्ट आई है, अगर आपको हम ये भी बता दें कि 105 नंबर का मतलब ये नहीं कि नंबर ज़्यादा है तो देश के जो लेवल है वो बेहतर नहीं। यहाँ पे जितने कम नंबर होंगे, 100 हो, 99 हो, 99 हो, 98 हो, जितने आप नीचे आते जाओगे उतना बेहतर होगा। 105 का मतलब ये नहीं कि हमारा देश बहुत बेहतर है और 127 है तो 127 हो जाए। कुछ लोगों का ये मानना होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इलेक्शन के टाइम जिस तरह से और बातें की जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए नॉर्मल बात की जाए तो हर लोगों के मुद्दे यही होते हैं, कपड़ा रोटी मकान, सबको अच्छे सड़कें चाहिए, खाने पीने के लिए सस्ते सामान चाहिए और बिजली चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से आप अक्सर शहरों में जाते होंगे तो देखते हो कि सिग्नल पर वहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जिनके महज उम्र अभी 6 से 7 साल की होती है, वो कटोरा लेके लोगों से चंदा मांगते हैं, खाने को मोहताज रहते हैं। और कहीं ना कहीं ना खाने की वजह से या वक्त पे खाना ना मिलने की वजह से वो कुपोषण के शिकार होते हैं। फिर बाद में के शिकार में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। हाँ, उसमें जो लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट उसके लिए हॉस्पिटल की बात करें या डॉक्टरों की बात करें, उनके जिक्र करके उनकी तादाद बढ़ाती है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता है कि जो ऐसे मामले बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट कोई ऐसे सुचारू रूप से कोई ऐसे सिस्टम बनाए कि जो ऐसे लोग हैं उनको आप, जो बच्चे हैं उनको आप हर वक्त खाना दें। आप बात करने के फ्री राशन दे रहे हैं,
फ्री राशन आप किनको दे रहे हैं? जो अच्छे हैं, जो स्वस्थ हैं, जो काम कर सकते हैं, 2 रुपए कमा सकते हैं, आप उनको तो फ्री राशन देके उनको आप लाचार बना रहे हैं। लेकिन क्या आप कभी ये सोच रहे हैं कि जो ऐसे मामले जो लगातार हर साल रिपोर्ट आ रहे हैं और उसमें जो भारत की संख्या वो लगातार जो गिरती जा रही है, और आप इलेक्शन के टाइम हर वक्त आपकी एक अलग मैनिफेस्टो होते हैं, उन मैनिफेस्टो में आखिरकार ऐसे मुद्दे शामिल आप क्यों नहीं कर पाते हैं? और जो लगातार इस तरह के जो सामने सिचुएशन सामने आ रहा है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मुझे लगता है कि इस पे केंद्र सरकार को भी एक मंथन करने की जरूरत है और ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है कि जो इन सब चीजों पे बेहतरी काम करें। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी इस पे जिक्र किया कि जब इलेक्शंस आते हैं तो पार्टियां कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बात करती हैं कि हम बेरोज़गारी हटाएंगे, हम रोज़गार लेके आएंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम आपको छत देंगे, हम आपको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ बात करती हैं। लेकिन उन चीज़ों पे बाद में वो खरी उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं, ये कहीं ना कहीं जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं आज़ादी के बाद से अब तक देखा जा रहा है कि उन चीज़ों पे उस तरह से खरा उतरना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए संभव नहीं है। ठीक है, इस देश में आपको रोके कि अगर इस देश में बात की है तो यहाँ पे यूथ की बात की जाती है। यहाँ पे खुद अपना गवर्नमेंट, यहाँ पे अगर मोदी सरकार की बात करें तो उनका खुद कहना है कि आप अपना प्रोडक्ट तैयार करो, आप उसको बेचो, खुद अपने बल पे शक्ति पे खड़े हो। लेकिन जब यूथ की बात की जाती है और ऐसे ग्लोबल अगर ऐसे इन सब चीज़ों की रिपोर्ट सामने आए और जब ऐसे लोग, आपका देश जब 105वें नंबर पे हो, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में यूथ जो होगा वो आपका बेहतर होगा? बिल्कुल। और वहीं अगर बात करें, हाल ही में 2 विधानसभा चुनाव हुए 2 जगह, और उन दोनों जगहों के विधानसभा चुनाव में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा हुए, वहाँ पे जो है क्या बोलते, कांग्रेस और ये जो इनकी पार्टी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अलायंस में चुनाव लड़ा और वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो पूरी तरह से जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, कांग्रेस वहाँ पे बहुत कम सीटें लेके आई, लेकिन ये है कि अलायंस में है तो कांग्रेस अलायंस में है वहाँ पे। लेकिन वहीं बात करें दूसरी जगह, अगर हरियाणा में इलेक्शन हुआ, हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ है उसमें हर मीडिया हाउस, वहाँ के हर मतलब वहाँ पे जो लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे उनका ये कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। वोटिंग के दिन भी यही नज़र आया कि कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आया सुबह, जो क्या बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग जो रिज़ल्ट आया था, उसमें तो कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद जो पीछे हुई है तो फिर वो कभी आगे नहीं हुई। इसी बीच कल कांग्रेस हाईकमान ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में वहाँ की हार के बारे में बात की गई है कि वहाँ हार का रीज़न क्या था, वहाँ किन वजहों से हार हुई है। इसी बीच एक खबर और आ रही है कि वहाँ के जो क्या बोलते पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पे गाज गिरी है। उन पे ये बोला गया है कि आपने हम लोगों को अंधेरे में रखा, वहाँ की जो ज़मीनी जो क्या बोलते सच्चाई थी उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं पर्दे में रखा गया। इस पे जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ लोगों को बुलाया भी नहीं गया था। ठीक है, और इस मीटिंग में एक और बात सामने आई है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी जो इस हार का वो देखेगी कि इसमें क्यों हार हुई, वजह क्या है। वहीं बात कर अब हार गए हैं आप। उस वक्त आपकी पार्टी के लोग आपस में ही लड़ रहे थे, चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, कुमारी शैलजा हों, ये आपस में ही लड़ रही थी कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन अब आप हार गए हैं, अब आप सबको बुला करके एक मीटिंग कीजिए, आप सख्त एक्शन लीजिए। देखा, और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी काफ़ी खफा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बीमार थे, वो वहाँ गए थे, उनको भी नहीं देखा गया। मतलब वो भी कहीं, मतलब उनकी जो वो थी कि आप भाई आपस में सही रहें, तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं उस तरह से पेश नहीं किया गया है। इसी को लेकर के मीटिंग हुई और उस मीटिंग में काफ़ी सारी बातें हुई। देखिए, जब से हरियाणा चुनाव आया तब से हरियाणा पूरे इलेक्शन में बहुत सी चीज़ों का उथल पुथल देखा गया। सवाल ये भी है कि जिस गवर्नमेंट से 10 साल वहां पे भाजपा की गवर्नमेंट रही और कांग्रेस ने लगातार ये बताने की कोशिश की कि वहां की जो जनता है वो लगातार बीजेपी से उब चुकी है। हमने किसान आंदोलन देखा, हमने जाट समुदाय से बीजेपी से नाराजगी देखी, लेकिन उस सिचुएशन के बाद भी अगर वहां पे कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा पाई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। कांग्रेस ने स्टार्टिंग में ईवीएम पे दोष दिया, लेकिन कल जो मीटिंग हुई है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि हम ईवीएम को दूर करके, हालांकि ईवीएम को लेकर शिकायतें कांग्रेस की तरफ से की गई है, इसी को कंप्लेन की गई है, वहां पे जांच की मांग की गई है, लेकिन कल की बैठक में
कांग्रेस ने ये कहा कि हम ईवीएम को भी साइड में करते हुए यहाँ पे हम फैक्ट कमेटी का गठन कर रहे हैं, वो तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें चूक कहाँ हुई। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से वहाँ पे शुरू से ही कांग्रेस इतनी पूरी तरह से ये सोच रही थी कि हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है, और हमने ये भी देखा कि वहाँ पे कितने बड़े दिग्गज उतारे गए, और भाजपा के भी कई ऐसे नेता थे जो लगातार भाजपा को छोड़े। अगर हम देखें भाजपा में तो विज ने है वो लगातार ये बताने की कोशिश की कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि भाजपा ने ऑलरेडी पहले तय कर चुका था कि जो अभी पहले मुख्यमंत्री थे वही वर्तमान में मुख्यमंत्री होंगे। वही विज ने ये बताने की कोशिश की कि अगर यहाँ पे हमारी सरकार बनती है तो सीएम का चेहरा हम भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन खत्म हुए भाजपा की तरफ से जो विज हैं उनके तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा किस तरह से सोच समझ के हर एक कदम उठा रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से ये सोच रही थी कि हमारे वहां पे गवर्नमेंट बन रही है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही थी कि जो हरियाणा है वहां पे 3 खेमे चल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का जिक्र हुआ था, कुमारी शैलजा का जिक्र हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से वहां पे कांग्रेस की हार हुई है, इसका सीधा ठिकरा भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है उन पे फोड़ा जा रहा है। कल की जो मीटिंग हुई उसमें कुमारी शैलजा नहीं गई वहां पे, उसके साथ जो रणदीप सुरजेवाला है उनको भी नहीं बुलाया गया। अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी है उनकी भी नाराजगी है, और वो लगातार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फैक्ट फाइंड की कमेटी बना रहे हैं और वहां पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हार क्यों हुई है। लेकिन वही देखिए कि हम जिस तरह से चुनावी कैंपेन के दौरान साफ तौर पर यह जाहिर हो चुका था कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक साइड में कुमारी शैलजा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दोनों का हाथ मिलाने की कोशिश की, तो वही तस्वीर साफ कर चुका था कि वहां पे सच में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जो है वो अलग अपना ख्याल लेकर बैठी हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो अलग हैं। वही हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो कि वहां पे लगातार कांग्रेस जो है वो जाट और जो दलित वोट है उस पर सेंध मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें यह दावा किया गया है कि भाजपा ने जो कांग्रेस है उसमें सेंध मार दी है। जाट जो समुदाय है उनका 50% वोट तो कांग्रेस को मिला है, लेकिन जो दलित समुदाय है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने सेंध मार ली है, जिसकी वजह से वहां पे गवर्नमेंट भाजपा की आसानी से बन गई। अभी आपने एग्जिट पोल की बात की, लगातार कांग्रेस का यह दावा रहा कि एग्जिट पोल में हमारी सरकार बन रही थी। हालांकि जब वोटिंग शुरू हुए, जब नतीजे आने शुरू हुए तो सुबह 9 से 10-11 के बीच में कांग्रेस की बढ़त हो रही थी। 11 के बाद से अचानक वहां पे जो वोटिंग है वो धीमी हो गई, जो कि कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस का आरोप ये भी रहा कि जो वोटिंग हो रहे थे, जो रिजल्ट आ रहे थे उसके वक्त पे जो है वो अपडेट नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी या फिर कह रहे आला कमान जो है, इस मीटिंग में अगर हम बात करें तो केशव वेणुगोपाल थे, अशोक गहलोत थे और अजय माकन थे। लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पीसीसी अध्यक्ष है उदय भान, उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। और कहीं ना कहीं हरियाणा में जो है वहाँ पे जो कांग्रेस आला कमान है, वहाँ के जो नेता है उनसे नाराज है। अभी आपने कहा कि उन्होंने अंधेरे में रखा, लेकिन सवाल ये भी कि जब आप इलेक्शन कहीं लड़ने जा रहे हैं तो हार के बाद जो आप फैक्ट कमेटी बैठा रहे हैं, तो आखिरकार ये रणनीति आपने पहले क्यों नहीं अपनाया। हमने अवैसी को भी देखा कि उन्होंने कैसे कांग्रेस पे हमलावर हुए। वो ये कहा कि हम जो हर जगह मैं इलेक्शन लड़ूं तो वहां पे अगर भाजपा जीत जाती है तो हम पे क्लेम होता है। लेकिन आखिरकार हरियाणा में कौन था जिसकी वजह से कांग्रेस वहां पे हार गए। हमारी तो वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ, हम तो वहां पे फाइट नहीं किए। वही हरियाणा में ये भी देखा गया कि आम आदमी पार्टी है, उनसे भी कांग्रेस की अलायंस नहीं हो पाई। इधर अगर हम ओवैसी की बात करें तो वो लगातार हमलावर हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो संयम बरता। उन्होंने केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर आप जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड करें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखें, अभी देखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में राहुल गांधी ने शुरू की। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने शुरू की, लोगों को तो एक साथ उला लिए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदरूनी मसले हैं, जो पार्टी के अंदरूनी नेता हैं, उनको साथ लाने की कांग्रेस के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी आम आदमी पार्टी का जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी ने ये बोला कि वहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं अति उत्साह जो था जीत को लेकर के, वो सामने आया है और आप उसके शिकार हुए हैं। ठीक है, आप एक चीज़ के शिकार हुए कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उसके बाद आप देखें कि क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है नवंबर में। महाराष्ट्र से भी जो उद्धव ठाकरे गुट है उसने भी ये बात बोली है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकना पड़ेगा और आपका जो अति उत्साह था उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप हरियाणा में चुनाव हारे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि जहाँ पे बीजेपी से सीधा मुकाबला कांग्रेस का होता है वहाँ पे कांग्रेस हार जाती है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखा गया और राजस्थान में देखा गया, मध्य प्रदेश आया, छत्तीसगढ़ देखा गया। जहाँ जहाँ पे सीधा मुकाबला आपका होता है बीजेपी से, वहाँ आप हार जाते हैं। और जिस तरह से आपने बोला कि अभी अंधेरे में रखा गया, उसका क्या रीज़न था, तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं जो उनके पुराने लीडर्स हैं उनके दबाव में है।
वो जो कहते हैं होता वही है। वही नहीं, अब जिस फैक्ट तरह से फाइंडिंग कमेटी आप गठन कर रहे हैं अभी, अगर यही सब चीज़ अगर आप पहले रोड मैप तैयार करें, अभी आप ये बोल रहे हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है उन्होंने आपको अंधेरे में रखा, तो फिर आपकी जो आला कमान है, फिर ये वहाँ से जो रिपोर्ट है, या फिर वहाँ पर प्रियंका गांधी भी जाकर देखा गया कि कैसे वहाँ पे विनेश फोगाट के लिए कैंपेनिंग की, राहुल गांधी भी वहाँ पे गए, तो फिर आखिर कांग्रेस की जो अंदरूनी जो लोग हैं या फिर अंदर जो काम कर रहे हैं वो आखिरकार रिपोर्ट देने में सक्षम क्यों नहीं हुए? फिर जो मीडिया रिपोर्ट के, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा करती है कि मीडिया रिपोर्ट में कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो एंकर हैं ऑलरेडी कांग्रेस ने बैन कर चुका है, तो फिर आपकी जो ज़मीनी स्तर के जो लोग हैं या फिर जो वहाँ पर जाकर पहले जो वहाँ की जो सर्वे करते हैं, तो उनकी रिपोर्ट आखिरकार कहाँ गलत हुई? क्योंकि एक तरफ तो आप ईवीएम पे स्टार्टिंग में दोष लगाएं, उसके बाद से अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे अंदरूनी कुछ मसले हैं, क्योंकि इलेक्शन टाइम ये देखा गया कि कैसे कुमारी शैलजा की अलग खींचातानी देखी गई थी, क्योंकि देखा ये गया था ऐसा एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी को छोड़ रहे थे, और 10 साल क्योंकि किसान भी वहां पे लगातार परेशान रहे, जाट समुदाय खासा तौर पे बीजेपी से नाराज रहा, और इस सिचुएशन में अगर आप वहां पे अपनी सरकार नहीं बना सकते तो आपको क्या लगता है कोई आपको थाली में कुछ पड़ोस कर देगा तो आप सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल। इसी बीच नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होना है, और महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में महायुति जो वो है इनका गठबंधन, उसके लीडर उसके जो एक नेता अजीत पवार एनसीपी के, वो महायुति में या वहाँ की जो सरकार है उसमें डिप्टी सीएम भी हैं और वो नाराज़ हैं। एक क्या बोलते कैबिनेट मीटिंग होनी थी जिसको वो छोड़ करके चले गए हैं। तो अब ये देखा जा रहा है कि महायुति में कहीं ना कहीं फूट पड़ती नज़र आ रही है। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महायुति में फूट पड़ती नज़र आ रही है, और इसका सीधा फ़ायदा जो है महाविकास अघाड़ी को होना है, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होना है। और इसी बीच अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वहाँ के जो क्या बोलते डिप्टी स्पीकर हैं उनकी भी मांगें पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने 3 मंजिले से आई थिंक छलांग लगा दी थी। ठीक है, अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ आपने छलांग लगा दी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे क्या बोलते हैं एक वो थी जाली लगी हुई थी जिसमें वो फंस गया और उनको निकाला गया। ठीक है, तो जहाँ पे आप वहाँ पे सत्ता में हैं और आपकी ही मांगों को अगर नहीं माना जा रहा है तो वहाँ पे एक आम इंसान की मांग का क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि किसी राज्य के डिप्टी सीएम अगर छत से छलांग लगाने की उनकी ज़रूरत पड़ रही है, तो जब एक पद पे बैठा व्यक्ति के साथ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, तो वहाँ पे उस राज्य डिप्टी स्पीकर, तो उस राज्य में आम नागरिक के साथ या आम आवाम के साथ क्या हो रहे होंगे? आखिर फिर वो कैसे इंसाफ या फिर कह ले अपने काम के लिए विकास को लेकर जो वहाँ पे मौजूदा गवर्नमेंट है उस पर वो विश्वास करें? वही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे 288 विधानसभा सीट में महायुति और एमवीए को लेकर काफ़ी जोरदार टक्कर चल रही है, क्योंकि अब ये देखा गया, अभी आपने जो जिक्र किया अजीत पवार को लेकर, इन मामलों को लेकर अब कांग्रेस को वहां पे एक अलग पेच मिल गया है, जो लगातार वहां पे जो मौजूदा राज्य सरकार है उस पर हमला करने की। आपको बता दें कि बैठक में मौलाना आज़ाद निगम के अंश में बढ़ोतरी, मदरसों में शिक्षकों के अंश को लेकर कई सारे मुद्दों पे अहम फैसले किए जा रहे थे, लेकिन उसी बीच अजीत पवार की मौजूदगी नहीं दिखी। वही अगर हम बता दें अजीत पवार की नाराजगी इसलिए मानी जा रही है कि ज़मीन बंटवारे को लेकर समय पे फैसले नहीं दिए जाने को लेकर अजीत पवार जो है वहाँ पे वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन वही अब अजीत पवार के ऑफिस से जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो रतन टाटा के पास जाने के लिए जो उनका कल देखा गया कि क्या सामने मामले उसमें जाने के लिए वो शामिल होने के लिए वो वहां से निकल गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बयानबाजी है, और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर देखा गया कि कैसे उनके ही नेता का दावा ये है कि हमें मुझे जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पा रही, विकास को लेकर काम नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन होने हैं तो उस मामले को लेकर कांग्रेस को एक मौका दे दिया है जो वहाँ पर मौजूदा सरकार है उस पर लगातार हमला करने के लिए, क्योंकि देखा गया अभी हरियाणा में हाल ही में इलेक्शन खत्म हुए हैं, तो उसके बाद से अब सारे जो नेता हैं वो महाराष्ट्र में धावा बोल दिए, क्योंकि वो अब महाराष्ट्र में जाकर सारे लोग अपने जीत की ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी बीच जो खबर आ रही है वो जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उमर अब्दुल्ला वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो 13 या 14 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और कल जो एक सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें उनको नेता चुना गया है। वहीं अगर बात करें फारूक अब्दुल्ला की, तो फारूक अब्दुल्ला ने जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन बोल दिया था कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, आज एक मीटिंग और होनी है जो अलायंस के साथ होनी है, जिसमें कांग्रेस के साथ अलायंस होना है, और इसमें कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर पे
सॉरी वहाँ के डिप्टी सीएम पे या वहाँ के जो स्पीकर हैं उस पर चर्चा होगी। इसको लेकर के काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट होगी उसमें ये भी बोल दिया गया है कि 370 जो है वो इतनी आसानी से नहीं हटेगा। उसमें ख़ास तौर से बोला गया है कि हम सरकार में आ गए हैं लेकिन 370 के लिए हम जंग लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन वहाँ की आवाम ये ना सोचे कि इतनी जल्दी हट जाएगा। जी, जम्मू कश्मीर इलेक्शन की बात करें तो हम देखें लगातार कैसे वहाँ पे बीजेपी हमलावर रही, लेकिन वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अपनी सीट खुद नहीं बचा पाए। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे 49 सीट इंडिया जो अलायंस है यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनमें 42 सीट वो लाए और 6 सीट कांग्रेस को मिली। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 4 वहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे, उन्होंने अपना समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया है। वही पीडीपी, क्योंकि पहले ही पीडीपी की जो बातें सामने आई तो उसे लग चुका था कि बीजेपी अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन वही अब देखा गया है कि किस तरह से वहाँ पे उमर अब्दुल्ला की बात की जा रही है कि वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। क्योंकि अब वहाँ पे देखिए कि डिप्टी जो स्पीकर है वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस को दिया जाएगा। लेकिन ये भी है कि वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए उसमें काफ़ी चीज़ों को देखा गया, कैसे बीजेपी जो लगातार दावा कर रही थी जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद वहाँ पे सारे आवाम खुश है, लेकिन इस नतीजे का आने के बाद से कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये वाज़ेह हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी बीजेपी से नाराज़ हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है जिस तरह से। हाँ, बीजेपी की जिस तरह से अभी बीजेपी की जो सीटें आई हैं वो तो बीजेपी की सिर्फ 29-29 सीटें रही, लेकिन पिछले बार के मुकाबले में इस बार बीजेपी के वोटों में कहीं ना कहीं परसेंटेज की वृद्धि हुई है। और वहाँ पे कहें कांग्रेस ने भी अभी वहाँ पे सिर्फ 6 सीटें जीत पाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें ज़्यादा मिली, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के वहाँ पे वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं वहाँ के जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उनको अपने अंदर देखने का और सोचने की जरूरत है कि आखिरकार वहां पे इतने मामले बढ़ने के बाद भी बीजेपी के वोट परसेंटेज में आखिरकार बढ़ोतरी क्यों हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से वहां पे जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो पाकिस्तान का मामला काफ़ी उठाया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कहें कि इंडिया अलायंस को अपना वोट दिया और अब उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।